पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके मित्रों की सहायता से शीतल अपनी बहन वंदना का श्राप तोड़वा देती है। ये काम थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन सभी की बहादुरी और चतुराई से ये कार्य आसानी से सफल हो गया था। तो आइए अब देखते हैं कि इस तिलिस्मी दुनिया में आगे क्या होता है। मयूर अपनी प्रेमिका वंदना को वहां पर देखकर बहुत खुश था और उनकी खुशी में शीतल भी काफी खुश थी। भगवान करे कि आप सभी मित्र जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य भी जल्द ही पूरा हो जाए। हाँ शीतल जी, बस जल्दी वो कार्य भी पूरा होने वाला है। हम काफी करीब हैं हमारी मंजिल के। क्या आप इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो कोई भी खतरा यहाँ पर आ सकता है। लेकिन दीदी। नहीं बहना, तूने इतने दिनों तक इतना दर्द सहा, बस ये इसका ही फल है, समझी? जा मयूर के साथ, तेरी सुरक्षा ही मेरी खुशी है। तू खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। चिंता मत करिए शीतल दीदी, आपकी बहन बहुत खुश रहेगी। मयूर, खूब ख्याल रखना इसका। उनका प्यार देखकर सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। वहीं टॉबी और शुगर सबसे पीछे खड़े अपनी ही दुनिया में मगन हो गए थे। कितना प्यार है इनके बीच। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम में है। हाँ सच में। चलिए अब सभी लोग मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हाँ वंदना, चलो, दुखी मत हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर मयूर उन्हें रुकने को कहता है। बस हमें यहीं पर छोड़ दीजिए। और वदिराज उन दोनों को उसी जगह पर छोड़ देता है। वहीं सभी मित्र उन दोनों से अलविदा लेकर निकल पड़ते हैं। हमें काफी वक्त हो गया है, वदिराज भी थक गए होंगे। हाँ वदिराज, अब तुम भी विश्राम कर लो। नहीं। हाँ, अभी विश्राम कर लीजिए, तभी तो आप आगे भी चुस्ती से काम कर पाएंगे। तो वदिराज नीचे आ जाता है और सब नीचे उतर जाते हैं। अब तो रात होने को आई है, हमें रात के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ राजकुमारी जी, आज रात यहीं रुकेंगे। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें काफी ठंड लगने लगती है। बड़ी ठंड है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ पड़ने वाली हो। हाँ, पता नहीं अचानक से इतनी ठंड कैसे होने लगी। हो सकता है कि यहाँ का मौसम अनिश्चित हो और हमेशा परिवर्तित होता रहता हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या पता आसपास यहाँ पर कोई घर हो। और सभी लोग किसी घर की तलाश में आगे जाने लगते हैं और तभी उनको एक पुराना घर दिखता है। ये घर तो काफी पुराना है, इसके अंदर कोई रहता भी होगा या नहीं? कोई है घर में? है कोई? लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। और तभी घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। सब लोग सावधान हो जाओ, कोई आ रहा है। हाँ, हमलावर भी हो सकता है। दरवाजा खुलने के साथ सभी अपनी तलवारों के साथ चौकन्ने हो जाते हैं और एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकलती है। ओह, बच गए। हथियार नीचे करो सब। कौन है और इस सुनसान जगह पर तुम सब क्या कर रहे हो? वो माँ जी, हम लोग किसी काम से यहाँ पर आए थे, परंतु यहाँ का मौसम अचानक से परिवर्तित हो गया। काफी ठंड हो रही है, तो क्या आप अपने घर में हमें थोड़ी देर के लिए जगह दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। सभी लोग अंदर जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत सभी बच्चों को ओढ़ने के लिए 3 कंबल दे देती है। मेरे पास 3 ही कंबल है बच्चों, मिल बांट कर ओढ़ लो। कोई बात नहीं दादी माँ, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसको पूरा करने के लिए तुम सब ऐसी सुनसान जगह पर आए हो। दादी माँ, बस समझ लीजिए कि बहुत ही आवश्यक कार्य है वो। अच्छा ठीक है, तुम सब बैठो, मैं तुम सभी के लिए गर्मा गर्म खीर लेकर आती हूँ। वो औरत वहां से चली जाती है और सब असमंजस में पड़ चुके थे। हमारे साथ पहले भी कई बार धोखा हो चुका है,
इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि बूढ़ी अम्मा पर यकीन करें या ना करें। आशा करता हूँ कि सब ठीक हो, लेकिन बूढ़ी अम्मा को देखकर लगता तो नहीं कि उनमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, सीधी सादी लग रही हैं। और तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। सभी लोग सावधान, मुझे बाहर से कुछ आवाज आई। कैसी आवाज करमजीत? रुको, मैं चुपके से देख कर आता हूँ। और वो दबे पांव बाहर जाता है और चुपके से अपनी निगाहें यहां वहां घुमाता है, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ एक हिरन दिखता है और कुछ भी नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है कि अचानक से एक नकाबपोश आदमी उसके सिर पर बड़े पत्थर से वार कर देता है। करण, करमजीत को देख कर आओ तो, काफी देर हो गई है। कहाँ गया वो? मैं अभी देख कर आता हूँ। और करण भी करमजीत को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। करण उसे यहां वहां खोजता है, लेकिन करमजीत कहीं भी नहीं था। करमजीत यहाँ पर नहीं है, सभी लोग बाहर आ जाओ जल्दी। तभी वो बूढ़ी औरत बाहर करण के सामने आ जाती है। उसकी भी आंखों का रंग बिल्कुल नीला हो चुका है। क्या हुआ बेटा? वो करमजीत। और अचानक वो करण पर हमला कर देती है। मौके पर बाकी मित्र बाहर जाते हैं। ये क्या? देखा, मैंने कहा था ना गड़बड़ हो सकती है। करण उस औरत से लड़ रहा है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगता है ये सब उस जादूगर का काम है। हाँ, लेकिन अब क्या करें? अम्मा को कैसे बचाएं? इन्हें मार भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अपनी जान भी तो बचानी होगी। और तभी अम्मा शुगर को आकर पकड़ लेती है। बचाओ! चिंता मत करो शुगर, डरो मत, छोड़ो उसे। तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब बच जाओगे? यहाँ तक तो पहुँच गए हो, लेकिन इसके आगे पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। मतलब? आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से वापस चले जाओ। इस चिड़िया का श्राप मत तोड़वाओ। तू कौन है बताने वाला कि हम क्या करें और क्या ना करें? और इस मासूम पशु को तो छोड़ दो। जल्दी बताओ, यहाँ से जा रहे हो या नहीं, वरना इसको यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी इस बीच टॉबी गुस्से में उस औरत के पैर में काट लेता है। वही शुगर भी उसके हाथों में काट लेती है। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो औरत गुस्से में वहां से अपनी तलवार चलाने लगती है, जिससे शुगर की पूंछ कट जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। और बाकी मित्र उस पर टूट पड़ते हैं। सुनो कर्ण, तुम अम्मा के गले में जैसे भी करके ओम का लॉकेट डाल दो। हो सकता है कि तब इनके अंदर से आत्मा चली जाए। शुगर, रो मत, हम है ना। वही करण जैसे तैसे चालाकी से अम्मा के गले में लॉकेट डालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो इस काम में असफल हो रहा था। करण, ध्यान से। हाँ बुलबुल, तुम भी ध्यान से उनका सामना करो, ये बहुत आवेश में है। आखिर करण वो ओम का लॉकेट औरत के गले में डाल देता है, और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। लॉकेट वही गिर जाता है। तभी करमजीत भी आ जाता है। करमजीत, कहाँ थे तुम? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, चिंता मत करो। वो अम्मा कहाँ है? कहाँ गई वो? अचानक गायब हो गई। मुझे तो लगता है कि वो वापस आएगी। सब बात कर ही रहे थे कि पीछे से वो अम्मा फिर से आ जाती है। अम्मा को देखकर सभी डर जाते हैं और अपनी तलवारें फिर से निकाल लेते हैं। क्या चाहती हो तुम? मतलब सब ठीक तो है ना? ये क्या? इनकी आवाज तो सही हो गई। अम्मा के ऐसे व्यवहार को देखकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हैं? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। देखो क्या किया आपने मेरे साथ। हे प्रभु, ये क्या हुआ? ये आप ही ने तो किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। तभी वो औरत अपने पहने हुए कपड़ों से टुकड़ा फाड़कर शुगर की पूंछ पर बांधने लगती है। डरो नहीं शुगर, सभी इनकी आंखों में देखो। अब इनकी आंखों का रंग बिल्कुल साधारण है। बेचारी दादी माँ को तो कुछ पता भी नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। वहीं बेचारी बूढ़ी अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात है बच्चों, मुझे तो बताओ।
अम्मा को सारी बातें बताई जाती हैं और वो सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है बच्चों कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ अम्मा, बस आप ये लॉकेट अपने गले में हमेशा पहने रखिएगा। ठीक है, चलो अब सभी लोग अंदर चलो। सभी मित्र अंदर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है और तभी आसमान में एक आदमी का आकार दिखाई देता है और वो करण की तरफ एक तीर छोड़ता है। तीर बड़ी तेजी से करण की तरफ आ रहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत तीर को दूर से ही देख लेती है। हे भगवान, करण बेटा! इतना कहने के साथ ही वो करण के सामने आ जाती है, जिसके कारण वो तीर सीधे उस बूढ़ी औरत के सीने में लग जाता है। नहीं दादी माँ, ये क्या किया आपने दादी माँ? हे ईश्वर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। तीर कहाँ से आ गया? दादी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, तेरी जान बचाने के लिए। अम्मा को संभालो, पहले जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो। तो वधिराज उन्हें उठाकर अंदर ले जाता है। वो दर्द से तड़प रही थी। जल्दी से इनका उपचार करना होगा। हम इन्हें देखते हैं कर्ण, लेकिन आप सब में से कुछ लोगों को सुरक्षा के लिए बाहर भी जाना चाहिए। हम इनकी देखभाल करते हैं। करण, तुम करमजीत और वधिराज के साथ बाहर देखो। हाँ, लव सही कह रहा है। चलो कर्ण वधिराज। तो वधिराज, करण और करमजीत बाहर उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवा भी बंद हो गई है। लगता है ये सारा प्रभाव उस आदमी के कारण पड़ रहा है। बस समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कौन है। मुझे तो लगता है कि मुझे बेहोश उसी आदमी ने ही किया था। हाँ करमजीत, लगता है फिलहाल सब कुछ सही ही है। हाँ, लगता तो है। अच्छा, जल्दी से अंदर चलो, अम्मा की हालत बहुत खराब है। हाँ चलो। तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अम्मा अब अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। अम्मा, आपने हमारे मित्र को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हाँ अम्मा, आप बहुत साहसी हैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मेरी जिंदगी कितनी ही बची थी। मेरी जिंदगी किसी के काम आ रही है, बस यही मेरे लिए बहुत है। अम्मा, ऐसा ना बोलिए। इस पृथ्वी पर हर मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। आप सच में महान हैं। हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ दादी माँ। हाँ अम्मा। राजकुमारी चंदा, क्या अम्मा जी को बचाया जा सकता है? कोई उपाय है क्या? करण, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग तो रास्ते के बीच में अटके हुए हैं, ना कहीं जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, रक्षा कीजिए अम्मा की। और इसी बीच अम्मा अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत रोने लगते हैं। यकीन नहीं होता कि एक बूढ़ी औरत ने हमारे लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। हाँ टॉबी, कितनी अच्छी थी ये। अम्मा, आपके इस बलिदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है अम्मा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये सब मेरे लिए ही किया इन्होंने। और तभी आसमान से ओले बरसने लगते हैं और ओलावृष्टि की तेज आवाज सुनकर सभी बाहर देखते हैं। देखो, ये सब क्या हो रहा है? आसमान से बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से, बचकर रहो। तैयार रहो सब। तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर आने वाली मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसने भी अम्मा के साथ ये किया है, उस दुष्ट का हम बुरा हाल कर देंगे। हाँ बुलबुल, बुरे से भी बुरा हाल करेंगे। हाँ मित्रों, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ओले बरस रहे हैं। जब तक ये ओले बरसना बंद ना हो जाए, तब तक हमें अंदर ही रहना होगा। हाँ, राजकुमारी चंदा बिल्कुल सही कह रही है। और सभी साथी बूढ़ी अम्मा के घर के अंदर ही बैठकर ओलावृष्टि रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन ओले बरसना नहीं रुक रहे थे। करण, अब क्या करें? ये ओले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और आधी रात भी हो चुकी है। हाँ भाई, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ना जाने क्या होगा। हम तो इसी घर में फंस कर रह गए हैं। चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम सब अंदर रहो, मैं बाहर देखकर आता हूँ।
कि सब ठीक तो है। और तभी करण अपनी जादुई अंगूठी का प्रयोग करके अपने चारों ओर से कवच बना लेता है और तब बाहर निकलता है। आखिर ये कौन कर रहा है? मुझे हर तरफ सटीक नजर से देखना होगा। तो करण अपनी निगाहें यहां वहां घुमाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, और तब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे 2 नीले नेत्र दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। आखिर ये क्या चीज है? कुछ नेत्रों जैसा मालूम पड़ता है। और तभी वो आंखें लाल रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और उसमें से और भी बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। कौन हो तुम और आखिर क्या चाहते हो हमसे? वह नीली चिड़िया मेरे हवाले कर दो और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अभी मौका दे रहा हूँ जान बचाने का, अन्यथा बाद में तुम सभी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नहीं, हरगिज नहीं। हम उनका श्राप तोड़वाने के लिए आए हैं और उनका श्राप तोड़वा कर ही हम दम लेंगे। तुम नहीं जानते हो कि उन्होंने कितने कष्ट सहे हैं। चुप कर जा, तू जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। खौफ खा मुझसे। तुम कुछ भी कर लो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है, एक बार और सोच ले। तुझे फिर से मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तू अभी बालक है, इसीलिए। नहीं, हम नीली चिड़िया को किसी भी हाल में तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। और तभी बादलों में जोर जोर से गर्जना होने लगती है और काफी बड़े ओले बरसने लगते हैं, और तभी करण का कवच हट जाता है। अरे नहीं! वो तेजी से भागता है, लेकिन कुछ बड़े ओले गिरने से करण घायल हो जाता है। आखिरकार वो जल्दी से घर के अंदर पहुंच ही जाता है। ये क्या हुआ तुम्हें? कर्ण, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ। लेकिन हुआ क्या? करण सारी बात उन्हें बताता है। सब चिंतित हो गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? ये घर भी इतनी तेज ओलावृष्टि झेल नहीं पाएगा। मुझे लगता है यहाँ भी हम ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर घर की छत गिर गई तो क्या करेंगे हम? गलत मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ सोचते हैं। हाँ, बस मैं भी कुछ उपाय सोच रहा हूँ। और कर भी क्या सकते हैं। और थोड़ी देर बाद करमजीत को एक उपाय सूझता है। देखो मित्रों, वो आसमान में जो नेत्र है ना, उसमें से ये ओले निकल रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो यदि उन नेत्रों को ढक दिया जाए तो हम लोग आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका क्या? हाँ, परंतु ये कार्य तो काफी कठिन होगा करमजीत। कैसे संभव हो पाएगा? हाँ, इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है। हाँ करमजीत, खतरा तो बहुत है। हाँ, लेकिन मेरे पास अच्छा उपाय है। सुनो, मैं अपनी अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करके चारों ओर धुआं धुआं कर दूंगा। इसके बाद वे भयंकर नेत्र कुछ भी नहीं देख पाएंगे और हम मौका पाकर यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। हाँ करमजीत, अच्छा उपाय बताया है। चलो फिर उस पर कार्य करते हैं। और सभी लोग करमजीत की योजना के अनुसार कार्य करने लगते हैं। वही करमजीत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और अपने शरीर पर चारों ओर आग ही आग उत्पन्न कर लेता है। इतनी सी आग से धुआं कैसे निकलेगा? मेरे बुद्धू भाई, बाहर पेड़ भी तो हैं, उसमें आग लगाने से निकलेगा धुआं। ओह, अच्छा। तो करमजीत पेड़ों में और झाड़ियों में आग लगा देता है, जिसके कारण थोड़ी देर में वहां धुआं उत्पन्न होने लगता है। ये क्या हो रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये? देखो तो, उस राक्षस को गुस्सा आ रहा है। कौन है? कौन है? वो दोनों नेत्र यहाँ वहां घुमाने लग जाते हैं। वहीं धीरे धीरे आग और भी बढ़ती जाती है और धुएं के कारण वो नेत्र आसपास की वस्तुओं को सही से नहीं देख पा रहे थे, जिसके कारण वो अदृश्य राक्षस क्रोधित हो जाता है। तुम सब चाहे जो भी कर लो, मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगे मूर्खों। अब सही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो यहाँ से। और धुआं अब बहुत ज्यादा हो जाता है। तभी मौका पाकर सभी मित्र बूढ़ी औरत के घर से निकलकर भाग जाते हैं। तभी उन नेत्रों से बारिश होने लगती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है, लेकिन तब तक सब वहां से जा चुके थे। वही वो नेत्र उनको ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं।
वहीं सभी मित्र बड़े से पेड़ की डालियों पर चढ़कर छुपे हुए थे। सभी लोग शांत रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो नेत्र हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। सब शांत रहो। अब क्या होगा? चुप। तुम सबको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को पकड़ नहीं पाऊंगा? और तभी उन नेत्रों से बहुत जोर की हवाएं निकलने लग जाती हैं, जिसके कारण सभी मित्रों का संतुलन बिगड़ जाता है। मैं गिर जाऊंगा। टॉबी, मुझे कस के पकड़ो, कहीं हम सब गिर ना जाएं। सब जम कर रहो, गिरना मत कोई भी। हवा बहुत तेज है। हाँ, संतुलन बिगड़ रहा है। हिम्मत बनाए रखो सब। कहा था ना, उस चिड़िया को मेरे हवाले कर दो। अब मरो सब। और तभी उन नेत्रों में से बहुत सारे तीर निकलने लगते हैं। अचानक एक तीर करमजीत के हाथ में लग जाता है। इतने में करण ने जल्दी से अंगूठी से जादुई कवच बना दिया था। नहीं करमजीत, हे भगवान, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो करमजीत, तुम ठीक हो जाओगे। और तभी सभी मित्रों को इतनी परेशानियों में देखते हुए चिड़िया दुखी हो जाती है। रुको, इन सबको जाने दो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके रुक जाओ। नहीं, हरगिज नहीं। नहीं राजकुमारी जी, हरगिज नहीं। राजकुमारी चंदा, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे इसके साथ जाने दो, अन्यथा तुम सब मारे जाओगे। ये तो होना ही था। चलो मेरे साथ। नहीं, हरगिज नहीं। हम आपको नहीं जाने देंगे राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी जी। मुझे जाने दो, मुझे जाना ही होगा, वरना तुम लोगों की जान भी जा सकती है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम समझदारी की बात कर रही हो। तुम चुप करो। तुम जो भी हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुझे तो मैं अभी यहीं पर ही भस्म कर दूंगा। तू हमें कुछ करे उससे पहले हम तेरा खात्मा कर देंगे। और तभी बहुत जोर की बिजली कड़कती है और चिड़िया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो उड़कर ऊपर चली जाती है। नहीं, कृपया करके रुक जाओ। इनमें से किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलना है तो जल्दी चलो, वरना इन सभी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। हाँ, चलो। नहीं राजकुमारी जी, मत जाइए। रुक जाइए ना। ऐसा मत कीजिए। सभी राजकुमारी को बहुत रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिड़िया उन सभी को बार बार यही समझा रही है कि इसी में सभी की भलाई है। मेरी एक की वजह से मैं आप सबकी जान दांव पर लगा दूं, इतना बड़ा पाप? नहीं, मुझे मत रोको। लेकिन नहीं, अब एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा। मुझे इसके साथ जाने दो। तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो? और कौन हो तुम? हमें बता क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ किसी को कुछ बताने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इस चिड़िया को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। और आखिरकार सुनहरी चिड़िया उसके साथ वहां से चली जाती है। अचानक से नेत्र और चिड़िया वहां से गायब हो जाते हैं और सभी साथी कुछ नहीं कर पाते और बहुत दुखी हो जाते हैं। बेचारी राजकुमारी चंदा, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है हमारे लिए। हाँ टॉबी, कितनी महान है वो। मुझे बहुत चिंता हो रही है करण, अब क्या होगा? हाँ, ये क्या हो गया करण? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। और सभी दोस्त काफी निराश हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो, हम राजकुमारी चिड़िया को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हाँ वधिराज, सही कहते हो। हाँ, भले ही उम्मीद कम है, परंतु हम ऐसे हार भी तो नहीं सकते ना। हाँ, चलो। और सभी लोग वधिराज की पीठ पर बैठकर मनमानी दिशा में यहाँ वहाँ राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं और ऐसे ही उन्हें कई घंटे बीत जाते हैं। ना जाने हम अब कहाँ पहुँच पाएंगे। पता नहीं टॉबी। हम काफी देर से हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते। वही नेत्र चिड़िया को अपने महल में ला चुका था। अब तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तभी वो नेत्र एक तेज गर्जना और धुएं के साथ एक आदमी में बदल जाता है।
और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जादूगर ही था जिसने राजकुमारी चंदा को पिछले जन्म में भयंकर श्राप दिया था। ये मैं हूँ, चंदा। तुम तो एक धोखेबाज हो। तुमने पिछले जन्म में बाबा को ये तो बता दिया कि मेरा श्राप 1000 वर्ष बाद टूट जाएगा, परंतु ये नहीं बताया कि कैसे, और साथ ही मेरे श्राप को टूटने भी नहीं दिया। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम सबके सामने इतनी सारी दुविधाएं प्रकट कर रहा था ताकि तुम सब यहाँ तक ना पहुँच सको, और वैसे भी वे कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। पर क्यों कर रहे हो ऐसा? आखिर क्यों मेरा जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि अगर तेरा श्राप टूट गया तो मुझे मरना होगा, समझी? और मैं मरना नहीं चाहता। ये बात सुनकर चिड़िया हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी ओर सभी मित्र देखते हैं कि नीचे नदी किनारे एक आदमी अपने घोड़े के साथ आता है और अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। देखो, वहाँ कोई है। चलो बधिराज, नीचे की तरफ, शायद उस आदमी से कोई जानकारी मिल जाए। तो नीचे उतरकर सभी उस आदमी के पास जाते हैं। उसका नाम जितेंद्र है। कौन है आप लोग? क्या आपने किसी सुनहरी नीली चिड़िया को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं। बुलबुल, तुम ये क्या पूछ रही हो? वो नेत्र ने ऐसे सबको दिखाते हुए नहीं ले गए होंगे। जैसे ही लव के मुंह से नेत्र शब्द निकलता है, वो आदमी हैरान हो जाता है। क्या कहा आपने? नेत्र? हाँ, क्या आप जानते हैं कुछ इस बारे में? मुझे बताइए, वो कैसे दिखते हैं और क्या हुआ है? तो कर्ण उस आदमी को सारी बात बता देता है। तो ये बात है। जादूगर पुखीरा है वो। उसका खात्मा करने में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि उसने मेरा जादुई लबादा चुराया है। क्या आप कुछ भी जानते हैं उस जादूगर के बारे में? बिल्कुल, मैं लेकर चलता हूँ उसके ठिकाने पर। और उस आदमी को जादूगर के ठिकाने का पता था, इसलिए वो सभी मित्रों को वहां पर ले जाता है। दरअसल ये सब इसलिए भी हो रहा था क्योंकि नियति में पहले ही लिखा जा चुका है कि करण ही राजकुमारी चंदा का श्राप तोड़वाएगा। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। कितना भयंकर महल है ये। हाँ, सभी लोग ध्यान से चलना। हाँ, यहाँ हर कदम पर खतरा है, क्योंकि उसके पास मेरा लबादा है, इसलिए उसके पास दोगुनी शक्ति है। बहुत ही दुष्ट जादूगर है। तो वधिराज जी, राजकुमारी चंदा के अनुसार आपको ये पता है कि इस जादूगर को कैसे खत्म किया जा सकता है? हाँ करण, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हम उसका खात्मा करके ही रहेंगे। हम बिल्कुल। और वधिराज सभी को अपनी योजना बताता है। योजना के अनुसार करण महल के अंदर अकेले आता है। तू तो चंदा का चमचा है ना? हाँ, पर असल में मैं हूं वधिराज। मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मैं ही तेरा खात्मा करूंगा। अच्छा, तो तू फिर से वापस आ गया। लगता है तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। देखते हैं कि किसकी मौत लिखी है आज। आजा, आजा। नहीं करण, वापस चले जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं राजकुमारी जी, आप फिक्र ना करें। और तभी वो जादूगर उस पर बड़े बड़े कांटों की बारिश करने लगता है। करण जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके कवच बना लेता है। हे महादेव, आज सबकी जान दांव पर लगी है, हमारी रक्षा करना महादेव। करण, नहीं। और तभी हवा में एक बूढ़ी स्त्री की धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। वहीं सभी मित्र महल में अलग अलग जगहों पर फैल गए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं। वधिराज जी, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। कोशिश करते रहो मित्रों। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं मिला। और सभी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और किसी को वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। ये कमरा काफी खंडहर है, बहुत ही दुर्गंध है यहाँ। मुझे नहीं लगता कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ मिलेगा। हाँ, मुझे भी। चलो यहाँ से। वो जाने ही लगते हैं, तभी जितेंद्र की नजर एक बड़े से पुराने मैले कपड़े पर जाती है। रुको, मुझे देखने दो, उस कपड़े के नीचे क्या है? जितेंद्र जैसे ही वो कपड़ा हटाता है, वो खुश हो जाता है। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल ही जाती है। वो एक ताबूत था। ये रहा। हाँ,
आखिर मिल ही गया, जादूगर पुकीरा का कंकाल। वधिराज के साथ बाकी सब वहां आ जाते हैं। यही है ना जादूगर का कंकाल? फिर वो जादूगर जिंदा कैसे है? वो जादूगर असली नहीं है, वो तो बस उसकी परछाई है जो कि श्राप की रक्षा कर रहा है। अब क्या करें इसका? इस कंकाल को यदि जला दिया जाए तो राजकुमारी का श्राप टूट सकता है। अच्छा, तो देर किस बात की? और तभी सभी लोग उस कंकाल को जलाने के लिए ताबूत को खोलने लगते हैं। दूसरी ओर करण बहुत देर से जादूगर से लड़ रहा था। तभी जादूगर को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो रुक जाता है। बस हार मान ली? रुक क्यों गया? तू मुझे यहाँ उलझाना चाहता है। मुझे पता लग चुका है कि कुछ लोग घुस आए हैं अंदर। और इतना कहकर जादूगर अपने जादू से करण को बेड़ियों में बांध देता है और वहां चला जाता है जहां पर बाकी सब थे। जादूगर उन पर आग बरसाने लगता है। नहीं, मेरे साथ रहो दोनों। बचो! आओ यहाँ। अब क्या होगा? चिंता मत करो, बस सभी लोग बचो। और तभी करमजीत भी अपने शरीर में आग उत्पन्न कर देता है और आग का बड़ा गोला जादूगर की तरफ फेंकता है, लेकिन जादूगर उल्टा वो गोला उनकी तरफ फेंकता है। मैं इसे पत्थर बनाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, लेकिन बुलबुल जादूगर के पीछे चली जाती है और उसकी एक उंगली को स्पर्श करने का प्रयास करती है, लेकिन जादूगर उसे देख लेता है और एक तीर मारता है। कंधे में तीर लगने से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। बुलबुल को उठाकर लाओ। पर कैसे? हम तो हारते ही जा रहे हैं। ये बहुत ताकतवर है, डटे रहो, हार मत मानो। अब क्या होगा शुगर? मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। और तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है जिसे देखकर जादूगर चौंक गया था। वही चुपके से करण आता है और उसे एक जादुई खंजर से जादूगर को मार डालता है। जादूगर को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर में ये हुआ क्या। तू छोड़ूंगा नहीं। तू बेड़ियों से बाहर कैसे आया? कर्ण आ गया, अब मेरा डर कम हो गया। और वो करण को मारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने ही वाला होता है कि वधिराज उसी खंजर से जादूगर का सिर काट देता है और वहीं उसी क्षण चिड़िया एक सुंदर सी लड़की में परिवर्तित हो जाती है। उसे देखकर सभी लोग राजकुमारी के सम्मान में अपना सिर झुका लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं तुम सभी को हमारे एक नए मित्र से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो? और तभी वो करण के पीछे से आता है। नए मित्र को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसका आकार और रूप उन सभी को हैरान कर रहा था। ये तुम्हारा नया मित्र है क्या करण? हाँ, ये मुझे इसी महल में कैद मिला था। ओह, कितना प्यारा है ये। हाँ, सच में। हाँ, ये तो सबको मोह रहा है। अच्छा करण, तुमने ये नहीं बताया कि वो जादुई खंजर आखिर तुम्हें किसने दिया था? हाँ करण। हाँ, माफ करना राजकुमारी जी, मैं बताना भूल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि राजकुमारी चंदा का श्राप टूट चुका है और उन्हें अपना मनुष्य रूप वापस प्राप्त हो गया है। लेकिन इतना बड़ा तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि राजकुमारी चंदा का श्राप टूट चुका है और उन्हें अपना मनुष्य रूप वापस प्राप्त हो गया है। लेकिन इतना बड़ा कार्य पूर्ण होने में साहसी करण और उसके मित्रों के अलावा अन्य कई लोगों का भी साबित होता है कि शायद वह उसकी माँ होगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हो सकता है कि जादूगर पुकीरा अपनी माँ को देखकर भावुक हो गया हो। तो क्या तुम भी उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा नए मित्र, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सितारा है। वाह, कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम तो बहुत प्यारे हो सितारा। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। तो पिछले
तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि राजकुमारी चंदा का श्राप टूट चुका है और उन्हें अपना मनुष्य रूप वापस प्राप्त हो गया है। लेकिन इतना बड़ा कार्य पूर्ण होने में साहसी करण और उसके मित्रों के अलावा अन्य कई लोगों का भी योगदान था। इसके अलावा अंत में करण को एक बहुत प्यारा नया मित्र भी मिल गया है। अब आगे नए मित्र को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसका आकार और रूप उन सभी को हैरान कर रहा था। ये तुम्हारा नया मित्र है क्या करण? हाँ, ये मुझे इसी महल में कैद मिला था। ओह, कितना प्यारा है ये। हाँ, सच में। हाँ, ये तो सबको मोह रहा है। अच्छा करण, तुमने ये नहीं बताया कि वो जादुई खंजर आखिर तुम्हें किसने दिया था? हाँ करण, हाँ, माफ करना राजकुमारी जी, मैं बताना भूल गया था। मुझे महल के पिछले कमरे में एक बूढ़ी स्त्री मिली थी। मुझे लगा कि वो खतरे में है और मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। फिर तुमने क्या किया? तो मैं उनके पास गया, लेकिन अचानक से वो एक परछाई में परिवर्तित हो गई। मैं समझ गया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है और उन्होंने ही मेरी उस जादुई खंजर तक पहुंचने में सहायता की थी और ये बताया था कि बस इसी खंजर से ही उस जादूगर को मारकर हराया जा सकता है। अच्छा, तो कौन थी वो स्त्री? हमने भी देखा था कि उस स्त्री की आत्मा जादूगर की आंखों में देख रही थी, तो इससे यही साबित होता है कि शायद वह उसकी माँ होगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हो सकता है कि जादूगर पुकीरा अपनी माँ को देखकर भावुक हो गया हो। तो क्या तुम भी उसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा नए मित्र, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सितारा है। वाह, कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम तो बहुत प्यारे हो सितारा। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। और खुशी से सितारा अजीब अजीब आवाजें निकालकर यहाँ वहाँ हवा में उड़ने लगता है। ये हुहू! मैं इतने दिनों बाद अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया में आया हूँ। देखो तो कैसे कर रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जी भर कर उड़ना चाहूंगा। अरे सितारा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ध्यान से कहीं इन बड़े बड़े खम्भों से मत टकरा जाना। हाँ, सितारा आराम से, इतनी तेजी से मत उड़ो। अरे नहीं, तुम सब चिंता मत करो, मैं तो बहुत ही बुद्धिमान हूँ। ही ही हू हू। और इतना कहते ही वो पीछे मुड़ता है तो वो एक स्तंभ से टकरा ही जाता है। सितारा, कहा था ना तुम्हें? ओह, बहुत चोट लग गई है मुझे तो। अरे तभी तो हम कह रहे थे ना। पर मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी चोट लग गई है। मुझे इस स्तंभ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अभी इसे यहाँ से गायब कर देता हूँ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तभी सितारा चुटकी बजाता है, लेकिन वो स्तंभ गायब होने की बजाय उसके पीछे वाला स्तंभ गायब हो जाता है। हाँ, ये क्या किया? जादू उस स्तंभ पर चल गया। ओहो, रुको, अभी फिर से जादू करता हूँ। बस भी करो अब। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा फिर से चुटकी बजाता है, लेकिन बार बार कोई दूसरा स्तंभ भी वहां से गायब हो रहा था। ओहो, सितारा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? लगता है सितारा कच्चा खिलाड़ी है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, अरे नहीं बाबा, कहीं ये स्तंभ गायब करने के चक्कर में तुम सारा महल गायब मत कर देना। सही कहा। अरे नहीं नहीं लव। और अचानक राजकुमारी चंदा बहुत भावुक हो जाती है और एक तरफ बैठकर रोने लग जाती है। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ से चलना होगा। कहाँ राजकुमारी जी? वहीं पर करण, जहाँ मेरा वास्तविक स्थान है। हाँ करण, राजकुमारी चंदा के साथ मुझे भी अब तुम लोगों से अलविदा लेना होगा। मैं बहुत देर से ये बात कहना चाह रहा था, परंतु कह नहीं पा रहा था। मुझे माफ करना। अरे नहीं वधिराज जी, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? आपने ही तो इस मायावी सफर में हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। तो क्या राजकुमारी जी और वधिराज दोनों यहाँ से चले जाएंगे? ये बात सुनकर राजकुमारी चंदा टॉबी को गोद में उठा लेती है। हाँ टॉबी, मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी।
परंतु तुम सभी चिंता मत करो। जब भी मेरी याद आए तो ये शीशे में देखकर मेरा नाम 3 बार लेना। ठीक है राजकुमारी जी। हम आपके सुखी जीवन की कामना करते हैं। और तभी वहां आसमान से एक महिला और पुरुष की आत्मा आती है। महिला ने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ है और माथे पर तिलक लगा हुआ है। ये कौन है? करमजीत, ये स्त्री मैंने इन्हें बहुत पहले देखा था, जब मुझे ये शक्ति मिली थी उस समय। अच्छा, तो ये थी वो। वहीं राजकुमारी चंदा रोते हुए उनको गले लगा लेती है। ये दोनों मेरे माता पिता थे, यानी कि अब ये महाराजा रणजीत सिंह और रानी पद्मा की आत्मा है। इसका मतलब इन दोनों की आत्मा समय समय पर हम मित्रों की सहायता किया करती थी। इसलिए हम इस भयानक और जादुई सफर को पार कर पाए थे। और थोड़ी देर बाद राजकुमारी चंदा अपने माता पिता के साथ अपनी दुनिया में ही वापस चली जाती है। वहीं सभी मित्र मिलकर उस जादूगर के मायावी कंकाल को जला देते हैं। जादूगर तो जा चुका है, फिर हमने कंकाल क्यों जलाया? ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो संभावना थी कि वह जादूगर फिर से इस दुनिया में किसी न किसी रूप में पुनः लौट आएगा। हाँ, अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। लगता है मुझे चीजों को पत्थर बनाने वाली शक्ति राजकुमारी की माता ने ही दी है। हाँ, हो सकता है। तो क्या वधिराज आप भी यहाँ से चले जाएंगे? जरूरी है क्या? हाँ करमजीत, जाना होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आगे का जो भी मायावी सफर है वह सितारा के साथ पूर्ण हो जाएगा। और वधिराज सितारा की तरफ देखता है तो सितारा भी अपना सिर हाँ में हिलाता है। अच्छा मित्रों, मैं यहाँ से चलता हूँ। ध्यान रखना अपना। और सभी वधिराज के सम्मान में झुककर उसे अलविदा कहते हैं। वधिराज घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाता है और इसके बाद वहां से गायब हो जाता है। हमें राजकुमारी चंदा और वधिराज की बहुत याद आएगी। हाँ बुलबुल, बहुत ही ज्यादा। हाँ, उनके बिना कुछ दिन तो बहुत ही सूना सूना लगेगा। परंतु हम सबको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि राजकुमारी चंदा को उनके श्राप से मुक्ति मिल चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, वास्तव में उन्होंने 1000 वर्षों तक का इंतजार किया, यकीन नहीं होता। अच्छा बच्चों, मुझे मेरा लवादा मिल चुका है, अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितेंद्र भी वहां से चला जाता है। एक एक करके सब जा रहे हैं। अब हम सब भी चलते हैं। हाँ कर्ण। मित्रों रुको, मैं कह रहा था कि यहाँ से जाने से पहले मैं अपने घर वालों और अपने मित्रों को अलविदा कह दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं सितारा? लेकिन सितारा, तुमने हमें ये तो बताया ही नहीं कि आखिर तुम हमारी सहायता क्यों कर रहे हो। हाँ बताओ सितारा। दरअसल एक समय की बात है जब हमारी दुनिया में एक डोबर नाम का राक्षस घुस आया था। वो हमारे राज्य को बर्बाद करने आया था, लेकिन इसी बीच 2 आदमी हमारी दुनिया में आए और उन्होंने हमारी दुनिया को बचा लिया था। सितारा सभी दोस्तों को न हंसने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके सारे दोस्त बार बार हंस रहे हैं। अरे इनको देखो, ये लोग कितने अलग हैं हमसे, है ना? हाँ वही तो। दरअसल वे सभी पहली बार इंसानों को देख रहे थे, इसलिए उन सब के लिए ये सब बिल्कुल नया था। इनकी नाक देखो। चुप हो जाओ, वरना तुम सबको एक तितली बना दूंगा। नहीं नहीं सितारा, ऐसा मत करो, हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ और क्या, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ऐसा ही हूँ मैं तो। अब समझ आया ना? अरे कोई बात नहीं सितारा, दोस्त तो मजाक करते ही हैं। दरअसल सितारा के मित्रों के पास भी शक्ति थी, लेकिन सितारा उन सब से ज्यादा जादुई शक्ति वाला था। अच्छा ठीक है, अब चलो यहाँ से। हाँ चलो सभी मेरे घर चलो। चलो। और सभी दोस्त सितारा के घर जाते हैं। वहीं रास्ते में उन्हें अजीब अजीब छोटे और बड़े प्राणी दिखते हैं, जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था। साथ ही वहाँ रंग बिरंगी चींटियां, मक्खियां, झल्ली, कैटरपिलर भी थे, जो हवा में उड़ रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके छोटे छोटे घर भी थे। अरे उनके घर तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे। हाँ, काश मेरा भी ऐसा ही एक घर होता। तुम चिंता मत करो शुगर, हम लोग भी ऐसे ही घर बनवाएंगे। क्यों नहीं। हाँ, घर बनवाने में भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा टॉबी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लेकिन ये तो बहुत छोटे हैं। वही तो, इतने छोटे घर में कैसे रह पाओगे टॉबी? तुम दोनों बिल्कुल पागल हो। बड़े घर बनाएंगे, लेकिन होंगे ऐसे ही।
कुछ ही देर में सभी सितारा के घर पहुंच जाते हैं। घर में सितारा के माता पिता भी हैं। यहाँ सब कुछ कितना अलग है ना कर्ण। हाँ, वाकई में बहुत ही अद्भुत दुनिया है ये। हाँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत दिल वाले हैं और यहाँ के सब लोग दिखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तुम भी तो कितनी प्यारी हो। आओ आओ, अंदर आओ, तब आराम से बैठकर बातें करना। जी शुक्रिया। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उन्हीं के साइज का छोटा छोटा सामान रखा हुआ है। और तभी सितारा चुटकी बजाता है तो सामने बहुत सारा भोजन प्रकट हो जाता है। ये लो मित्रों, भोजन करो। वाह सितारा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। हाँ चलो, लार मत टपकाओ, अब भोजन कर लो। स्वादिष्ट है ना भोजन? ऐसे ही है हमारा सितारा। और सभी लोग आराम से भोजन करने लगते हैं। कुछ देर बाद सितारा के सारे मित्र अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं तभी चमन दौड़कर वहां आता है। सितारा, सितारा, क्या हुआ चमन, तुम घबराए हुए क्यों हो? वो बच्ची तृषा कहीं भी नहीं मिल रही है। तृषा कौन है सितारा? तृषा एक तितली है, वो भी दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। हाँ, वो 2 दिन से घर नहीं लौटी। वो बगीचे में अपने पालतू पशु शेरू के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक वहाँ से गायब हो गई। ये सुनकर सितारा के माता पिता काफी चौंक जाते हैं। दरअसल सितारा के माता पिता हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए चमन गांव के मुखिया के पास जाने के साथ सितारा के माता पिता के पास भी गया था। तो जल्दी चलो वहां, ना जाने तृषा कैसी होगी। हाँ, हम सब भी चलेंगे आपके साथ। और सभी लोग दौड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं और बच्चे तृषा को फिर से यहाँ वहां ढूंढते हैं, परंतु वो कहीं पर नहीं मिलती है। तो सभी परेशान हो जाते हैं। वो तो कहीं भी नहीं मिली। अब चिंता मत करो, अब रात हो गई है, कल फिर से कोशिश करेंगे। हाँ, अब सभी सो जाओ। खैर उस रात सभी सो जाते हैं। अगली सुबह वहां एक दूसरे गांव से वीरू नाम का एक सांप आता है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं सितारा और गांव के मुखिया घर से बाहर आ जाते हैं। मैं यहाँ तुम सबको चेतावनी देने आया हूँ कि ये जगह खाली कर दो, वरना तृषा को मार डालूंगा। तुम कब तक यही सब करते रहोगे? हम सबको चैन से जीने क्यों नहीं देते? हाँ, ये इलाका कई वर्षों से हमारा ही रहा है। तुम आखिर यहाँ पर कब्जा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस इलाके में वो बात है जो किसी और में नहीं। कल तक का समय देता हूँ। यदि इस जगह को खाली नहीं किया गया तो उसे मार दिया जाएगा। मासूम लोगों को मारता है, शर्म नहीं आती तुझे? अब तू कौन है? और करण अपनी तलवार निकालकर वीरू को मारने जाता है, लेकिन वीरू को कुछ नहीं होता। तलवार उसके आर पार हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी परछाई थी। लगता है गांव वाले कोई नमूना उठाकर लाए हैं कहीं से। तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। तेरा घमंड जल्दी चूर चूर कर देंगे, देख लेना, कोशिश करके देख लेना। और सांप वहां से गायब हो जाता है। बेटा, तुम उन सब से बच कर रहो, वो काफी ताकतवर है। हाँ करण। ठीक है। तो करण, अब क्या करें? और हम लोग अपने घर कब तक पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे टॉबी, तुम फिक्र मत करो। हाँ टॉबी। टॉबी, देखो ये लोग कितनी परेशानी में हैं। हमें उनकी भी तो सहायता करनी होगी, है ना? हाँ करमजीत, ये तो है ही। तो किसी के दिमाग में कुछ उपाय आया क्या? हाँ, मैं सोचकर बताता हूँ। बुद्धू। सभी सोचने लगते हैं। तभी करण को एक उपाय सूझता है। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। तो बताओ फिर। और करण सभी को योजना बताता है। वो सभी को बता रहा है कि किसको क्या, कैसे और कब करना है। तो इसी तरह सुबह हो जाती है। सितारा मिठाई लेकर आता है। मित्रों, लो मिठाई खा लो। वाह, ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है सितारा। अच्छा, तो खाओ ना फिर। सितारा, मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन शक्कर थोड़ी कम है इसमें। अच्छा, तो ये बात है। लो अभी शक्कर ज्यादा कर देता हूँ। हाँ, कर दो कर दो कर दो। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तो सितारा मन में कुछ बोलता है और उसके बाद चुटकी बजाता है, लेकिन इसी बीच करमजीत को छींक आ जाती है। छी। वो छींकने के लिए अपना सिर नीचे कर लेता है,
जिससे जादू करमजीत के ऊपर ही हो जाता है और उसकी छोटी चोटी लंबी होकर खड़ी हो जाती है। अरे नहीं। ये क्या हो गया? करमजीत की चोटी देखकर सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो करमजीत ऐसे। सच में सितारा ने कमाल कर दिया। हमसे तो अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही है। ये क्या कर दिया सितारा तुमने? माफ करना करमजीत, तुम झुक गए थे ना तो जादू तुम पर हो गया। सितारा जल्दी से मेरी चोट ठीक कर दो। हाँ हाँ करता हूँ। और वो फिर से जादू करता है, लेकिन चोटी छोटी होने के बजाय और भी लंबी हो जाती है। अरे ये क्या? और सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। तुम चिंता मत करो करमजीत, मैं जल्दी ठीक कर दूंगा इसे। खैर चोटी तो सही होती नहीं और तभी सितारा के माता पिता वहां आते हैं तो करण उन्हें अपने उपाय के बारे में बता देता है। सितारा, ये क्या किया है तुमने अपने मित्र के साथ? माँ गलती से हो गया, अभी सही करता हूँ। नहीं रहने दो, अब यूं ही ठीक है। तो वीरू अपनी सांपों की सेना लेकर वहां पर आ जाता है। वो अपने साथ बच्ची त्रिशा को भी लेकर आया था। तुम लोग बड़े ढीठ हो, आखिर मेरी बात नहीं माने। बेटी, माँ, बचाओ। पापी, बच्ची को जाने दे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बनाएगी यही बच्ची। वीरू, कुछ भी गलत करने से पहले जान ले कि तुझे मारने के लिए कोई आया है। अच्छा? कौन है वो एक बाज है। ये सुनकर वीरू थोड़ा सा घबरा जाता है। शुभ, तुझे क्या लगता है कि मैं अभी भी बाज से डरता हूँ? हाँ बिल्कुल, सांप तो बाज से डरते ही हैं। चुप कर जा बुढ़िया, तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। और तभी पीछे से एक बाज की परछाई वीरू को दिखने लगती है, जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। ये परछाई तो किसी बाज की है। मालिक, अब क्या करें? चुप कर कायर। और देखते ही देखते वो परछाई और भी बड़ी हो जाती है। मालिक, यहाँ से चलते हैं वरना सभी मारे जाएंगे। हाँ जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना हम इसको आदेश दे देंगे कि ये सब तुम सबको मार डालें और खा जाएं। करण, लगता है इन सबको मरने का शौक है। हाँ भाई तुम सही कहते हो। वहीं इन सब की बातें सुनकर सेना के लोग बहुत डर जाते हैं। करण, ऐसा करो, इस बाज को आदेश दे दो कि ये इनकी सेना और इनके मालिक को मार के खा जाए। और तभी वीरू बहुत ही डर जाता है और बच्ची त्रिशा को उनके पास छोड़कर अपनी सेना के साथ वहां से निकल जाता है। वाह, हाँ ये तो है, लेकिन करण, मेरी चोट का क्या? बेचारा कर्मजीत तब से परेशान है, लेकिन तुम चिंता मत करो कर्मजीत, सब ठीक हो जाएगा। वही त्रिशा अपने माता पिता की गोदी में है और बहुत खुश है। त्रिशा और उसका परिवार सब कितने खुश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बुलबुल, एकदम अद्भुत दृश्य है। और तभी वहां सितारा के मित्र आ जाते हैं। चलो तुम सभी किसी काम तो आए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चोटी वाले भैया कौन है? इंसानों की चोटी भी होती है क्या? हाँ अगर होती है तो सबकी क्यों नहीं है? सबकी नहीं होती। मुझे तो भैया की चोटी बहुत अच्छी लग रही है, इनके बाकी मित्रों की भी चोटी बना दो तो और अच्छा लगेगा। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? माफ करो हमें। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो आखिर ये बाज कौन था, जानेंगे हम तिलिस्मे के अगले एपिसोड में।